तो भाई देखो, संधि हेडिंग डाल देना है ना। पहले आपने पढ़ा भी है संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि के प्रकार, ये वाला टॉपिक आपने पढ़ रखा है पहले। संधि किसे कहोगे, कोई शाब्दिक अर्थ पता है? बोलो, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, शाब्दिक अर्थ। परिभाषा क्या लिखवाई थी? तो परस्पर दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो ध्वनियां मिलेगी, दो ध्वनियां मिलने के बाद कोई विकार उत्पन्न होगा, यानी परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तीसरी बात आपने पढ़ी थी संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि के कितने भेद थे? 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि। तो पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा इसमें बता रहा हूं वो साथ साथ नोट करते रहना। चलो प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, आप पहले अपने स्तर पर उत्तर निर्धारित करना कि आपके अनुसार क्या आंसर आएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से किस संधि में 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं? प्रश्न ये है कि 2 स्वरों के योग से दीर्घ स्वर जो बनता है वो कौन सी संधि में बनता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर होते कौन से हैं। मैंने पहले आपको स्वर के भेद बताए हैं, है ना। जिन लोगों के नहीं लिखा है वो लिख लेना कि जो स्वर होते हैं ये कितने प्रकार के आपको बता रखे हैं। तो 3 तरह के थे। पहले को क्या कहेंगे? चाहे मूल स्वर बोलो, चाहे ऋस्व स्वर बोलो, चाहे इन्हें लघु स्वर बोलो, या चाहे इन्हें एक मात्रिक स्वर कह दो, एक मात्रिक स्वर। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था दीर्घ, दीर्घ स्वर। और तीसरे प्रकार के बताए थे प्लूत स्वर। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिख रखा हो वो नोट करते रहना। दीर्घ स्वर के मैंने 2 भेद बताए थे, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। ये किसके भेद थे? ये स्वरों का विभाजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान रहे। अब मूल स्वर बोलो, ऋस्व बोले, लघु बोले या एक मात्रिक स्वर बोले, ये कौन कौन से होते हैं? तो अ, ई, उ और री, ये सारे क्या कहलाते हैं? लघु स्वर या मूल स्वर कहेंगे। सजातीय का मतलब होता है वे स्वर जो समान जाति के योग से बने हैं, यानी समान मूल स्वरों के योग से बनने वाले। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई और उ। दीर्घ री जो होता है उसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। और विजातीय कौन से बताए थे? तो विजातीय स्वर ये होते हैं ए, आई, ओ और औ। मेरा ये प्रयास है कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ज्यादा चीजें उस टॉपिक की कवर हो जाए ना। तो प्रश्न एक स्वर संधि का ही दे रखा है, आज आपके स्वर संधि चलेगी। तो जिसमें दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो देखो मैंने स्वरों का पूरा विभाजन बता दिया। स्वर कितने प्रकार के हैं? भेद 3 भेद है। मूल बोलो, लघु बोलो या एक मात्रिक, इन सबका मीनिंग एक ही है। आपसे पूछे तो वो बता देना। सजातीय का मतलब मैंने कहा है कि जो समान जाति के योग से बनते हैं वे होते हैं सजातीय। और विजातीय वे होते हैं जो असमान जाति के बनते हैं, असमान स्वरों के योग से बनते हैं, वो होते हैं द्विज। अब दीर्घ संधि में आपको याद कौन से रखने हैं? तो ये 3 याद रखने हैं। दीर्घ संधि में कौन सी मात्राएं दिखाई देगी? आ, ई और उ की। और ये प्रत्येक आ जो है, ई है, उ है, तो 4 प्रकार से टूटता है। आपको याद हो तो मैंने एक तरीका बताया था, छोटा छोटे से मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा। बड़ा बड़े से मिलता है तो भी क्या बनता है? बड़ा। छोटा बड़े से मिला तो भी बड़ा, और बड़ा छोटे से मिला तो भी बड़ा। तो 4 तरीके से बनते हैं। अब देखो कि दीर्घ स्वर बनेगा तो कौन सी संधि में दीर्घ स्वर बनता है? तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तो 2 स्वरों के मेल से जो दीर्घ बनेगा
दो स्वरों का मेल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अ धन अ, ये दोनों हैं, मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। ई धन ई, ये मिलकर क्या बन जाएगी, ये ई बन जाएगी। उ धन उ, ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये उ। तो ये तीनों जो बन रहे हैं, ये तीनों क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। और ये तीनों कौन सी संधि में बनते हैं, तो इसका उत्तर क्या था, दीर्घ संधि। बात समझ में आ गई। अब दीर्घ संधि में सिर्फ तीन मात्राएं याद रखनी है, आ ई और उ की। चलो दूसरा प्रश्न देखो। प्रश्न है, स्वर संधि का भेद नहीं है। दूसरा प्रश्न, स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आपको स्वर संधि के पांचों नाम पता होने चाहिए। तो स्वर संधि के भेद होते कौन कौन से हैं, तो वो नाम आपको याद होने चाहिए। तो इसके कितने हैं, पांच। नंबर एक कौन सी संधि होती है, हम कहेंगे दीर्घ। दूसरी कौन सी, गुण। तीसरी कौन सी, वृद्धि। चौथी कौन सी हो जाएगी, यण। और पांचवी हो जाएगी अयादि। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखो कि ये पांचों तो किसके भेद है, स्वर के। तो इसमें आंसर सही कौन सा होगा, नहीं पूछा है ना, तो सही होगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि इसका भेद नहीं होती। जिसको नहीं पता ये पांचों लिख देना नाम, और नाम याद रखना। अगला देखो, लोहित धन अंग का सही संधि रूप है, यानी लोहित और अंग इन दोनों के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखो क्या करोगे उत्तर। देखो नियम क्या कहता है, नियम समझ लो। लोहित शब्द है और इधर है अंग। ठीक है, त में से स्वर क्या आएगा, त में से अ, सामने क्या बैठा, अ के साथ अ के योग से क्या बन जाएगा, आ। अब आ कौन सी संधि में बनता है, दीर्घ संधि में। तो ये जो सूत्र है वो कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि। अब देखो ये आ बना तो शब्द इसमें से क्या बन जाएगा, लोही, लोहितांग हो जाएगा। लोहित में अंग, अधन अ जुड़कर आ बन गया। ठीक है, सही है उत्तर आपका। आप चेक करना कितने सही होते हैं आपके। अगला देखो, और ये व्याख्या साथ में है, वो आप नोट करते रहना। इसमें देखो चंद्र और उदय, ठीक है, का सही संधि रूप है। अब इसमें गुण संधि कह रहा है, तो गुण संधि किसमें है, इसमें तीन में गुण संधि लिखा है। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाता है, क्योंकि गुण संधि का सूत्र क्या है, पहले गुण संधि का सूत्र आप याद कर लेना। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है, तो अ और आ के साथ वो क्या क्या जुड़ेंगे, या तो ई या ई जुड़ेगी, उ या उ जुड़ेगा, या फिर री जुड़ेगा। यही था। तो देखो अ और आ के साथ जब भी ई और ई जुड़ते हैं तो बनता क्या है, ए बनता है। और अ और आ के साथ में जब क्या जुड़ेगा, उ और उ, तो बनेगा क्या, ओ बनता है। और जब अ आ के साथ इधर से क्या जुड़ता है, री जुड़ता है, तो बनता क्या है, अर बनता है। तो गुण संधि के अंदर क्या बनेंगे, ए ओ और अर बनेगा। ठीक है, ए ओ अर। अब इसको चेक करो कि इधर तो है चंद्र, चंद्र, और इधर क्या दे रखा है, उदय। अब चंद्र में से इधर से क्या आ गया, अ, सामने क्या बैठा है, उ। अब ये देखो ये रहा अ और ये रहा उ, ये दोनों मिले तो अ के साथ उ मिलेगा तो बनेगा क्या, ओ बनेगा। तो यहां बना क्या, ओ। तो ये शब्द यही ओ की मात्रा से क्या है, जुड़ा हुआ। तो शब्द क्या बना, बन गया चंद्रोदय। और संधि कौन सी हो गई इसमें, गुण संधि। बाकी जो दे रखे हैं ये सारे क्या हैं इसमें, गलत। तो ये सूत्र लिख लेना गुण संधि का कि किसके साथ क्या मिलता है तो क्या बनता है।
तो गुण में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, ए, ओ और अर याद रखना। अगला देखें, अगले में देखो, नयन, नयन का सही संधि विच्छेद है दो है ना? क्या करोगे आप, पहला करोगे, फर्स्ट कितने लोग फर्स्ट करेंगे? चलिए, तो जितने भी लोग फर्स्ट कर रहे हैं वे सारे क्या हैं, गलत। इसीलिए मैंने रखा पहला विकल्प ही, मुझे पता था कि आप गलतियां करोगे। देखो परीक्षा में भी यही सावधानी रखनी है, मैंने आपको बताया है। पहले देखो ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी शब्द के मध्य में य और र हो और उनसे पहले अर्ध व्यंजन होता है, तो तब कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। और य और व हो और उससे पहले अर्ध व्यंजन नहीं हो तो कौन सी संधि होती है, अयादि। तो यहां देखो य से पहले कोई आधा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है, अयादि संधि। अब अयादि संधि का नियम क्या है, आपको नियम पता होना चाहिए। तो अयादि संधि में होता क्या है, ए, आई, ओ और औ ये होते हैं, और सामने से कोई भी क्या जुड़ेगा, भिन्न स्वर जुड़ेगा, नहीं, कोई भी सामने से क्या जुड़ेगा, भिन्न स्वर। ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो अयादि संधि का नियम। अब देखो ए, आई, ओ और औ और इधर से कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब इनके साथ यही नहीं मिलने चाहिए, इनके अतिरिक्त कोई भी मिले। तो ए के साथ कोई भी जुड़ता है भिन्न स्वर, तब बनता क्या है, अय बनता है। आई के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो अब क्या बनता है, आय बनता है। ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, अव बनता है। और औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आव बनेगा। तो अय, आय, अव और आव ये चारों कौन सी संधि में बनेंगे, तो अयादि संधि में। ठीक है, ये नियम है अयादि संधि का। अब देखो मैंने एक बात आपको और समझाई थी कि किसी भी शब्द के मध्य में य हो और य से पहले अस्वर रहता है तो कौन सी मात्रा लगती है, ए की। और य से पहले आ स्वर रहता है तो कौन सी मात्रा लगती है, ऐ की। और मध्य में व हो और व से पहले अस्वर रहता है तो कौन सी मात्रा लगती है, ओ की। और व से पहले आ होता है तो कौन सी लगती है, औ। अब आप ये चेक करो कि यहां नयन है तो य से पहले न में अ है या आ है, अ है, तो फिर अ है तो आई वाली मात्रा क्यों लगेगी। अगर आ होता तो ये ठीक था, लेकिन य से पहले क्या है, देखो नयन है, यह दिख रहा है, इसके नीचे निशान लगा दो। य में स्वर क्या है, अ, शेष क्या बच रहा है, न, अन। पहले मैंने कहा जो वर्ण है वो वर्ण लिख दो। अब बताओ य से पहले अ है, आ है, अ है तो फिर न पे कितनी मात्राएं आएगी, और आपने अगर 2 लगा दी तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ने, धन, अन है। अब ये कब आती 2 मात्राएं, जैसे देखो एक एग्जांपल और बता रहा हूं, जैसे नायक है, ठीक है, य के नीचे आप प्लस का निशान लगा दो। य में स्वर क्या है, अ, शेष वर्ण क्या बच रहा है, क, पहला वर्ण जो बचा वो लिख दो। अब देखो य से पहले अ है, का है, तो फिर यहाँ पे कौन सी मात्राएं लग जाएगी, अब याद रह जाएगा। य से पहले अ स्वर रहता है तो 1 मात्रा, और य से पहले आ स्वर रहता है तो 2, यानी ऐ की मात्रा। लिख लो ये वाला, और इसका सही उत्तर कौन सा कर दो, तीसरा। तो परीक्षा में भी ध्यान रखना, ऐसी गलतियां मत करना, आपको पूरा चेक करना है, उसके बाद में उत्तर पे जाना है। आप नियम देखो, नियम के अनुसार उसके टुकड़े करके समझो, फिर आप उत्तर पे जाओ। ऐसे सीधा पढ़ा और आनंद फानन में आंसर दे दोगे तो फिर गलत कराओगे। चलो अगला प्रश्न देखो फिर, इसमें सोचो, सही उत्तर पे जाना, जल्दबाजी मत करना, पहले चेक करो क्या होगा।
मतैक्य का संधि विच्छेद होगा। मतैक्य शब्द दिख रहा है ना, ऐ की मात्राएं दिख रही है। अब आप पहले याद करो कि जिस पे दो मात्राएं होती है, ऐ की या औ की, वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ में तो तीन ही मात्राएं याद रखनी थी, आ, ई और उ की। ऐ और औ की मात्राएं कौन सी संधि में लगती है? अयादि कैसे होगी? वृद्धि संधि होगी। अयादि तो अभी बताया नहीं कि भाई जिसके मध्य में य और व हो, और य व से पहले अर्ध व्यंजन नहीं है, तो इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? अयादि। अब ये जो दो मात्राएं दिखाई दे रही है, ये कौन सी संधि का नियम है? तो वृद्धि संधि का होता है। देखो नियम समझ लो कि वृद्धि संधि कहाँ होती है। तो अ और आ के साथ सामने से ए ऐ जुड़े या ओ औ जुड़े, ये वाला नियम है। ठीक है, इधर अ और आ में से कोई भी हो सकता है, सामने ए ऐ और ओ औ। अब अ या आ के साथ ए या ऐ में से कोई भी जुड़ता है तो बनता क्या है? ऐ। और इसी ऐ की क्या होती है? दो मात्राएं होती है। और अ और आ के साथ इधर ओ और औ में से कोई जुड़ता है तो क्या क्या बनता है? औ बनता है। और ये मात्राएं किसकी होती है? औ की होती है। ठीक है, ये सूत्र है। अब देखो शब्द क्या दिखाई दे रहा है? मतैक्य। पहले ये लिख लो, लिख लिया? देखो मतैक्य शब्द है, इसको समझा देता हूं। ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो गलती मत करना। मैंने आपको ये कहा है कि जिस पर ऐ और औ की मात्रा लगी हो, उस वर्ण के नीचे आप प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखो जो जुड़ा हुआ किससे है? ऐ की मात्राओं से। तो ऐ की मात्रा को हटा के जो बच रहा है वो लिख दो। तो क्या बचा था? मत। अब सामने एक स्थान छोड़ के आप जो बच रहा है वो लिख दो, एक वर्ण की जगह छोड़ दो। अब मत त में स्वर क्या आ रहा है? अ। अब बताओ इस सूत्र के अनुसार कि ये रहा अ, इस अ के साथ अपन सामने से क्या जोड़ें कि वहां पे ऐ बन जाए? तो सामने से या तो ए जुड़ेगा या फिर ऐ जुड़ेगा। अब देखो यहां पर मैं ए रखता हूं तो क्या इसका अर्थ आएगा? ए से अगर अर्थ नहीं आए तो क्या बना देना? ऐ। ऐक्य हो गया। ऐक्य का मतलब एकता या संगठन से होता है। तो इधर से क्या जुड़ गया? ऐ। अब देखो कि इधर से अ और इधर से ऐ, ये दोनों जुड़े तो बना क्या? ऐ ही बना। तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा? ऐ। और ऐ स्वर है तो हमेशा किसमें बदलता है? दो मात्राओं में। और यही मात्राओं से ये शब्द क्या है? जुड़ा हुआ। तो इसमें कौन सी क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद मत धन ऐक्य हो जाएगा। अब देखो कौन सा सही है इसमें से। अब आपने अगर जल्दबाजी में ये कर दिया, पहला ऑप्शन दे दिया, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। तो ये तीनों गलत है। और सही कौन सा हो गया? मत धन ऐक्य। और संधि इसमें कौन सी है? तो वृद्धि संधि। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना वृद्धि संधि के बारे में। अगला देखो, इसमें बताओ परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा करोगे? फर्स्ट करोगे? सभी लोग फर्स्ट ही करेंगे? चलिए, बाकी गलत है। तो क्या हो जाएगा? परम धन। इसमें भी संधि कौन सी है? संधि कौन सी होगी भाई? परम ओजस्वी है। तो इधर से तो मां में से क्या आ गया? अ। सामने क्या है? ओ। अब वही सूत्र काम कर रहा है, कौन सा? वृद्धि संधि वाला। कि जब अ और आ के साथ सामने से क्या जुड़ रहा है? ओ या औ। तो फिर बनेगा क्या? औ ही बनेगा। और औ स्वर है तो किसमें बदलता है? मात्रा में। तो ये जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? इस औ की मात्रा से जुड़ा हुआ। तो कौन सी संधि हो जाएगी? ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? वृद्धि संधि का। ठीक है, ऐसे ऐ और औ मात्राओं वाले कोई भी अगर प्रश्न आते हैं
तो आप वृद्धि संधि के सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। कौन सी संधि करोगे? अभी भी मैंने पहचान बताई है। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। मैंने क्या कहा था कि य व र से पहले कभी भी आधा व्यंजन दिखाई दे तो वहां पे कौन सी होती है? यण। अब यहां पर आप देखोगे तो य से पहले क्या आ रहा है? आधा द आ रहा है। ठीक है, तो यण संधि का सूत्र क्या है? तो यण संधि का सूत्र होता है कि गुण का उल्टा होता है। ई ई उ उ और री के साथ सामने से क्या मिल सकता है? कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा। ठीक है, अब ई ई उ और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई के साथ अगर भिन्न स्वर जुड़ा तो क्या बनता है? यह बनता है। और उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है? वह बनता है। और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है? र बनता है। तो ये क्या बनते हैं? य व र। अब देखो, यद्यपि शब्द है, इसके आप उसको तोड़ के देखो तो ये सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? तो यह से पहले आधा क्या दिख रहा है? द। इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है? यण। यह में स्वर क्या है? मैंने आपको ये कहा था कि यह से पहले जो भी आधा हो, पहले खंड में आधे को कैसा लिखना है? पूरा लिखना है। तो यह के साथ आप क्या लिख दो? द। अब यह में स्वर क्या है? अ। और शेष वर्ण क्या बच रहा है? तो ये लिख दिया। अब अपन को बनाना क्या है? यह। तो यह बनाने के लिए पहले खंड में से कौन सी मात्रा आनी चाहिए? या तो छोटी या बड़ी ई की। पहले इसमें छोटी ई जोड़ के देख लो तो क्या बन गया? यदि। ये सार्थक है। अगर इस ई से अर्थ नहीं देता तो ई कौन सी जुड़ती? बड़ी। तो इधर से आपके पास क्या आ गया? ई। सामने क्या बैठा है? अ। अब आप देखो, इस ई के साथ इधर से अ क्या है? स्वर। वो जुड़ा तो बना क्या? यह बना। और यह इधर अ है तो ये हलंत हट गया और यह क्या बन गया? पूरा, क्योंकि इसमें अ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यदि धन अपि, इसका क्या हो गया? विच्छेद। ठीक है, और संधि कौन सी हो गई? यण। तो यण स्वर संधि है इसमें। ठीक है, ऐसे आपको नियम देखना है और उस नियम को उन शब्दों पर लागू करना है और ऐसे चेक करके कंफर्म करना है कि वास्तव में इसमें ये संधि है या नहीं। स्वार्थ, इसमें बताओ, स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? अगर इसमें उपसर्ग भी पूछ सकता है ना? उपसर्ग पूछे तो क्या? ये भी यण का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि व से पहले क्या है? आधा। य व र से पहले कभी भी आधा आ जाए तो उसमें संधि कौन सी होती है? यण। तो यहां पर सही क्या होगा स्वार्थ का? वही काम करो कि इसमें इधर क्या हो गया? सु। और इधर क्या हो जाएगा? अर्थ। इधर से आपके पास क्या आ गया? उ। और इधर अ। अब उ और उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो जुड़ बनेगा क्या? वह बनेगा। ठीक है, तो यहां पर तो वह और इधर अ था, तो जबकि ये स्वार्थ है शब्द, तो सुधन अर्थ करेंगे तो ये शुद्ध विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि फिर हाँ, क्योंकि यहां पर फिर आप आ कहां से लाओगे? और स्वधन अर्थ करेंगे तो स्वधन अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ। हालांकि ये अपवाद का एग्जाम्पल है, इसमें अपवाद है। अगर ये पूछा जाए तो इसमें आप उपसर्ग ध्यान रखना है ना, ये विच्छेद ध्यान न रखें। इसमें आप क्या उपसर्ग ध्यान रखेंगे कि इसमें जब भी आपको उपसर्ग पूछा जाए स्वार्थ में तो इसमें उपसर्ग हमेशा क्या होगा? सु उपसर्ग होगा, है ना? सु। स्वार्थ में उपसर्ग क्या है? सु उपसर्ग। इसमें देखो, दिव्य अर्पण, देवपण का सही संधि विच्छेद है। क्या अपवाद का मतलब जो नियम का पालन नहीं करता, वो किस श्रेणी में आता है? अपवाद की श्रेणी। दिव्य अर्पण, इसमें बताओ, इसमें भी देखो यह से पहले क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। यह से पहले आधा है तो इसका मतलब पहचान किसकी है? यण की। देखो क्या होगा?
द्रव्यार्पण। तो यह से पहले आधा व, तो पहले खंड में क्या करना है, आधे को पूरा रखो, और यह में स्वर क्या है अ, और आगे जो है उसको जोड़ दो, तो इधर तो अर्पण। अब देखो बनाना क्या है यह, तो यह बनाने के लिए क्या करोगे, इधर से छोटी या बड़ी ई, तो छोटी ई का तो अर्थ नहीं आएगा, तो बड़ी ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देवी। तो देव इधर से क्या आ गई ई, और इधर सामने क्या है अ, ई धन अ क्या बन जाएगा, ई के साथ जब भी भिन्न स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, यह से। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला, देवी धन अर्पण। और संधि का नाम पूछे तो संधि इसमें कौन सी करोगे, यण। ठीक है, अगला देखो, इस बताओ, अन्वीक्षण, संधि कौन सी होगी, अन्वीक्षण में संधि कौन सी है, यण संधि होगी, क्योंकि वह से पहले क्या दिखाई दे रहा है, अर्ध व्यंजन। तो इसका टुकड़ा क्या होगा, अनुधन इक्षण। ठीक है, ये मत कराना क्योंकि इस इक्षण का कोई अर्थ नहीं होता है ना, क्योंकि यहां अगर ई बड़ी दिख रही है तो इधर भी ई क्या होनी चाहिए, बड़ी। अनु में अनु उपसर्ग है, अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बताओगे, अनु। तो इधर से तो उ आएगा और सामने से क्या जुड़ेगी, ई। अब उ और उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो बनता क्या है, व, और ई बड़ी है तो इसकी मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी। तो ये शब्द जुड़ा किससे है, वी से जुड़ा। और संधि का नाम पूछे तो इसमें संधि कौन सी है, यण संधि। और उपसर्ग पूछे तो क्या है, अनु। और अनु का शाब्दिक अर्थ पूछे, ध्यान रखना जितने भी उपसर्ग होते हैं उनके शाब्दिक अर्थ होते हैं। तो अनु का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, अनु यानी पीछे। अगला देखो, परिभाषा दे दी है, बताओ, यदि पदांत ई ई उ ऊ एवं री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई उ ऊ व री का क्रमशः हो जाएगा। यानी ये कह रहा है प्रश्न आपका कि इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ा तो बनेगा क्या। ठीक है, उ और उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ा तो बनेगा क्या, और री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ा तो बनेगा क्या। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। अब यह र तो है लेकिन ल लिख दिया, इसका मतलब ये विकल्प क्या हो गया, गलत। दूसरा ये भी क्या है, गलत, और ये भी गलत। तो जब ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, यह। उ के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, व, और री के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, र। तो यह व र मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सेकेंड। ये परिभाषा दे दी है किसकी, यण की। मुनिंद्र, मुनिंद्र में बताओ क्या करोगे, कौन सी संधि होगी मुनिंद्र में, संधि का नाम बताओ, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इसमें पहचान क्या दिखाई दे रही है, ई बड़ी दिखाई दे रही है मध्य में। तो किसी शब्द के मध्य में जब आ ई और उ नजर आ जाते हैं तो वहां संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। तो इसमें संधि का नाम पूछे तो दीर्घ। ठीक है, विच्छेद कौन सा सही है इसमें, थर्ड तो गलत है, क्योंकि थर्ड में गलती क्या है, इंद्र गलत लिखा हुआ। कभी भी कहीं भी आप इंद्र लिखो तो ई हमेशा क्या होगी, छोटी। इंद्र हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, पहले में मुनि गलत लिख दिया, इसमें दोनों गलत लिख दिए, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। और संधि का नाम क्या करोगे, दीर्घ संधि। तो ये बताओ, व्याकरण शब्द में प्रयुक्त संधि, यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। व्याकरण शब्द में संधि का नाम भी पूछ सकता है, विच्छेद भी पूछ सकता है, और इसमें उपसर्ग भी पूछ सकता है। व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं,
दो, तो कौन कौन से बताओगे? संधि तो य से पहले अर्ध व्यंजन आ गया, इसका मतलब कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। इसके जब टुकड़े करोगे आप, व्याकरण शब्द को तोड़ोगे, तो इसका विच्छेद क्या होगा? तो दो तरह से आप इसका विच्छेद कर सकते हो, है ना, विधन, ये भी लिख सकते हो, और इसका विच्छेद ये भी कर सकते हो, है ना, दोनों ठीक है। अगर आपको इसमें उपसर्ग पूछे जाएं, तो व्याकरण शब्द में ध्यान रहे दो उपसर्ग हैं। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चुनाव करो जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? दो। वी का उपसर्ग है तो उनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। वी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष। और आ जो है, आ का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण रूप से, आ यानी संपूर्ण रूप से। तो व्याकरण शब्द में उपसर्ग कितने हैं? दो हैं, वी और आ। संधि का नाम क्या बता दोगे? यण। विच्छेद पूछे तो आप ये दोनों बता सकते। और व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ ले तो क्या होता है? तो अर्थ होता है व्याकरण शब्द का, क्योंकि हम इसे शब्द कह रहे हैं, तो शब्द उसी को कहते हैं जिसका कोई ना कोई क्या होता है? अर्थ। तो क्या अर्थ होगा व्याकरण का? व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अच्छी या भली प्रकार समझाना। अच्छी या भली प्रकार समझाना लिख देना। ये किसका अर्थ होता है? व्याकरण। कि जो हमें बेहतर तरीके से समझाता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो यहां से शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाए, उपसर्ग भी पूछे या विच्छेद भी पूछे, तो सारी बातें बता सकते। अगला देखो, लिख लिया? प्रश्न कोई भी बनाया जा सकता। चलो अगला देखो, कविश्वर। इसमें पहचानो कौन सा विकल्प सही है। तुम लोग जल्दबाजी में गलत कर दोगे आते हुए भी। हमेशा चारों ऑप्शन ढंग से देखो, उसके बाद तय करो। हाँ, क्योंकि वहां भी यही दिक्कत होगी, परीक्षा में भी तुम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में करने जाओगे तो गलत कराओगे, और एक बार गोला भर दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। अब इसमें कवि तो सही लिखा है लेकिन ईश्वर गलत लिखा है, इसलिए गलत हो गया। इसमें कवि गलत लिखा है इसलिए गलत हो गया। इसमें कवि और ईश्वर दोनों गलत लिखे हैं, तो सही कौन सा हो गया? थर्ड। और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और क्यों है? क्योंकि कवि में से ई और ईश्वर की ई, छोटा बड़े से मिलता है तो भी बनता क्या है? बड़ा। और ईश्वर जो है तो मात्रा में बदल जाएगा, तो ये कविश्वर इसी ई की मात्रा से जुड़ा हुआ। अगला देखो, इसमें बताओ। प्रश्न गलत है ये, प्रश्न गलत है ये, ठीक है। देखो ये है शब्द, अगर ये आता है मात्रनुमति, आप इसका करके देखो, इस शब्द को तोड़ के देख लो, रजिस्टर में लिखे इसका विच्छेद करो, है ना। तो जब संधि कौन सी होती है इसमें? मैंने आपको एक बात कही थी कि किसी भी शब्द की शुरुआत मात्र या पितृ शब्द से होती है, तो विच्छेद करते समय मात्र की जगह आपको क्या लिखना है? मातृ। मातृ धन क्या हो जाएगा? अनुमति। ये लिखना। अब इधर से क्या आ रहा है? मातृ। मातृ में से क्या आया? री। और सामने क्या जुड़ रहा है? अ। अब देखो, जब री के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो बनता क्या है? र। और ये अ जुड़ा इसलिए हलंत हट गया, तो शब्द क्या है? जैसे इसको पढ़ोगे त्र, तो त्र में उच्चारण किसका हो रहा है? र का, है ना। और ये कौन सी संधि का नियम है? तो ये यण संधि। इस प्रश्न की जगह आप ये शब्द लिखकर इसका विच्छेद लिख दो, ठीक। तो ये शब्द है मात्रानुमति और मातृधन, क्योंकि मात्र शब्द मूल शब्द नहीं होता है, मूल शब्द क्या होता है? मातृ होता है। अगला देखो, सिंदूर में, इसमें बताओ। सिंदूर में
क्या करोगे? हाँ, फिर सोच समझ के सही उत्तर देना, फिर कह रहा हूं। चलिए, सभी सेकंड ही करेंगे। चलिए, कितने लोग सेकंड कर रहे हैं? तो सेकंड वाला उत्तर आपका गलत है। अब फिर से आप सोचो क्या है उत्तर। चौथा, क्योंकि उर्मी में क्या होता है, ऊ बड़ा होता है। मैंने पढ़ाते समय भी समझाया है कि उर्मी का मतलब लहर या तरंग होता है, और लहरें एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है, मतलब कैसी होती है, बड़ी। अगर आप ऊ छोटा करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना, ये गलत है। इधर क्या जुड़ा, ऊ, और ऊ के साथ सामने से भी क्या जुड़ा, ऊ, तो बना भी क्या, ऊ बना। और ये कौन सी संधि का सूत्र है, तो दीर्घ संधि का। तो सिंधु धन उर्मी। अब देखो, तुम लोग पढ़ने के बाद भी अगर गलत करके आओगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, कोई भी प्रश्न आ रहा है तो ये एक तरह से अभ्यास हो जाएगा। आप ढंग से चारों ऑप्शन देखो, समझो, फिर उत्तर पर जाओ। ऐसे जल्दबाजी मत किया करो। इसमें बताओ क्या करोगे। ये मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। आज सारे स्वर संधि के ही प्रश्न हैं। अब सोच समझ के उत्तर देना। हाँ बोलो, कौन सा? फर्स्ट कैसे होगा? आप तो पढ़ चुके हो, नहीं, लगभग 2 बार पढ़ चुके हो, है नहीं? देखो, मैंने अभी भी एक चीज बताई थी कि वह है, वह से पहले कोई अर्ध व्यंजन है क्या? नहीं है, तो संधि कौन सी होती है? अयादी संधि होती है। अब अयादी संधि में आप किसी भी शब्द का विच्छेद कैसे करोगे? तो ये पवन शब्द है, पहले तो पहचान याद रखना कि वह से पहले कोई आधा नहीं है, मतलब संधि अयादी हो। अब इसमें व में स्वर क्या है, तो इधर लिख दो अ, शेष जो बचा इसके साथ जोड़ दो, और जो पहला वर्ण बचा उसको इधर लिख दो। अब बताओ, व से पहले स्वर अ है या आ है? अब व से पहले अ है तो मात्रा कौन सी जुड़ेगी? ओ की मात्रा जुड़े। और व से पहले इधर आ होता, जैसे ये शब्द होता पावन, तो वो देख लो, इधर तो अ नहीं है, इधर प बचा। अब व से पहले आ है तो मात्रा कौन सी लगेगी? औ की लग जाएगी। और अ है तो ओ की लगेगी। अब इसमें सही कौन सा हो जाएगा? पोध, है ना, अंत। जो लोग पहला कह रहे हैं वो क्या है? गलत। ये कहोगे तो भी गलत, और ये भी गलत। तो ध्यान रखे कि य और व किसी भी शब्द के मध्य या अंत में हो और उनसे पहले अर्ध व्यंजन नहीं है, तो संधि कौन सी होती है? अयात। और य से व से पहले अस्वर रहता है तो ओ की मात्रा लगती है, और व से पहले आ स्वर रहता है तो औ की मात्रा। ये ध्यान रहे। ये पहले सब लिखवा रखा है, तुम्हें अच्छे से समझा रखा है, फिर भी तुम गलतियां इसमें ढूंढो। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में संधि का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अब बताओ किसमें गलती है, चारों चीजें चेक करो। सुधन उक्ति सुक्ति, नारी धन ईश्वर नारीश्वर, वधुधन उक्ति वधुक्ति, और भानुधन उदय भानुदय। ये सारे एग्जाम्पल कौन सी संधि के हैं? कौन सी संधि के हैं? वृद्धि संधि में क्या होता है? ये सारे कौन सी संधि के उदाहरण हैं? दीर्घ संधि के हैं, ना? क्योंकि देखो, ऊ दिख रहा है और ई दिख रहा है, तो ऊ और ई दोनों किस कौन सी संधि में है? तो दीर्घ संधि में। तो उदाहरण तो सारे के सारे कौन सी संधि के हैं? दीर्घ संधि। अब आपको ढूंढना क्या है कि इसमें अशुद्ध यानी गलत कौन सा है, ये ढूंढना। देखो, ऊदन ऊ मिलकर क्या बन गया? ऊ। तो सुक्ति तो क्या है? सही। सुक्ति में उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बताओगे? सु उपसर्ग। नारी और ईश्वर मिलकर क्या बनता है? नारीश्वर, तो ये भी सही है। और भानुधन उदय मिलकर ऊ और ऊ मिला तो ऊ क्या हो गया? बड़ा, ये भी सही है। अब ये वधुक्ति तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द जो लिखा है वधु, ये गलत लिखा, क्योंकि वधु क्या लिखा है? अशुद्ध लिखा।
हमेशा जान रहे हैं कि वधु में ऊ हमेशा क्या होता है, बड़ा। ये लिखता तो सही था। अब अशुद्धि कौन से विकल्प में नजर आ रही है, तो थर्ड में नजर। और गलती का कारण क्या है कि वधु शब्द क्या है, गलत। शब्द शुद्धि में ध्यान रहे, कभी भी वधु लिखना हो तो ऊ हमेशा क्या करना है, बड़ा। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें ढूंढो। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ। फिर क्या पूछ रहा है, नहीं वाला पूछ रहा है। अब इसमें ढूंढो क्या गलती लग रही। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। देखो सभी, क्या करोगे बताओ। फोर्थ करोगे आप, फोर्थ। इधर आप लोग बताओ क्या करोगे। सेकेंड, आप क्या करोगे। फर्स्ट करोगे। फर्स्ट में क्या गलती है भाई, फर्स्ट तो ठीक दे रखा है ना भाई। ई और ई मिलकर ई बड़ी बनती है, तो ये तो सही है। कवि और ई कविश, ये भी सही है। ठीक है, वधु और उल्लास, वधुल्लास, ये भी सही है। गलती कहाँ नजर आ रही है, और उसमें गलती सिर्फ यहाँ है, क्योंकि ऊपरी लिखते हैं तो ऊ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, न कि बड़ा। तो ये यहाँ पे शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखना था। तो ऊ बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो सही विकल्प कौन सा है इसमें, जो गलत है वही इसमें सही है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं, ध्यान रखना। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ। चारों विकल्पों पे सोचो। थर्ड गलत है, सभी के अनुसार। और सोच लो, फोर्थ गलत है, सेकंड गलत लग रहा है। पहला तो सही है, पहले में कोई गलती नहीं है। दूसरा भी सही है, यहाँ तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। इसमें दो है, क्योंकि इसमें त लगाना रह गया है उत्तम में, और कटुक्ति में, कटुज में लिख जो होता है वो ऊ छोटा होता है ना, ये कटु होता है। तो इसमें दोनों गलत है। हाँ, हाँ लघु भी गलत। देखो इसमें मैं सही लिख देता हूं, ये हो जाएगा लघु और उत्तम, और ये मिलकर बन जाएगा लघुत्तम। ठीक है, ये सही लिख दो आप। और इधर हो जाएगा कटु धन उक्ति, और ये हो जाएगा कटुक्ति। ये दोनों सही कर दो आप, है ना, सही लिख देना, रजिस्टर में सही लिख दो, ये वाला और ये वाला। तो इसमें दो में गलतियां थी, जिसको दोनों गलतियां नजर आई वो सही है। अगला देखो, इसमें बताओ तो। निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्नों नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों होना चाहिए। निम्नलिखित, इसको हटा, निम्नलिखित में किस क्रमांक में अशुद्ध संधि विच्छेद। अब ठीक है, अब पढ़ निकालो। अब क्या गलत लग रहा है देखो। थर्ड गलत लग रहा है, ठीक। और बाकी लोग देखो, फोर्थ गलत लग रहा है। देखो संधि कौन सी है, कृपाधन आकांक्षी कृपाकांक्षी, कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ
सौभाग्य और आकांक्षणी, सौभाग्याकांक्षणी कौन सी संधि हुई इसमें भी? दीर्घ। पित्रेश्वर, पित्रेश्वर शब्द में संधि कौन सी होती है? यण। और इच्छा में भी कौन सी संधि है? दीर्घ। ठीक है, गलती किसमें है? तो तीसरे विकल्प। हाँ, क्योंकि नहीं, सही है, हरि में कोई गलती नहीं। हरि का, हरि यानी विष्णु, शब्द सही है। नहीं, हरि सही, इसमें तो बड़ी आएगी परीक्षा में, क्योंकि बड़ी क्यों आएगी? क्योंकि ये ई और ये ई, जब ई से जुड़ेगी तो ई कैसी बन जाएगी? दीर्घ। और ये दीर्घ है तो ये ई बड़ी लगेगी। दो शब्द होते हैं, देखो, युग्म शब्द में कभी आए तो एक ये होता है हरि, है नहीं, और एक ये लिखते हैं हरि, तो ये अनेकार्थक, अनेक अर्थ निकलते हैं इनके। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, और हरि का, और हर आ जाए तो हर का मतलब महादेव भी होता है। हरि का मतलब हरा भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो ये इन शब्दों का प्रयोग जहां जिस वाक्य में होता है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पे शुद्ध सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अपन कहते हैं ना ईश्वर की इच्छा या हरि इच्छा प्रबल, तो हरि इच्छा प्रबल का हरि का मतलब क्या होता है? ईश्वर या विष्णु। तो ये गलती यहाँ है, क्योंकि पित्र नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह क्या होता? पितृ। अगर पितृधन ऐश्वर्य लिखता तो सही था, पित्रेश्वर। और इसमें संधि कौन सी है? तो यण संधि। इसमें देखो, ठीक है, विच्छेद क्या होगा? तो याद ही है, पहचान दिखाई दे रही है कि यह से पहले कोई भी आधा व्यंजन नहीं है। विच्छेद करो, विलय। देखो यह है, तो यह में स्वर क्या है? अ। अपन को जो भी विच्छेद होगा यह व से ही करना है, तो यह में स्वर अ। इधर आपके पास क्या बचा? अब बनाना क्या है? यह है तो एक मात्रा, क्योंकि यह से पहले ल में स्वर क्या है? अ। अगर यह से पहले आ होता तो दो लग जाती, अ है तो एक ही लगेगी, तो इसका विच्छेद होगा विले धन अ। प्रत्यय पूछे तो इसमें क्या है? अ है। और संधि का नाम पूछे तो क्या कराओगे? अयादि। इसमें क्या करोगे? शुद्ध ढूंढना है इसमें, है ना? अभी तक अशुद्ध ढूंढ रहे थे, अब शुद्ध ढूंढना है। शुद्ध किसमें लग रहा? देख, सेकंड सही लग रहा है, बाकी सब गलत है। और सही है। और सोच लो, पहला सही है, गलत है? क्या गलती लग रही है पहले में? खग आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिख दिया? खगा। ये गलत हो गया। दूसरे में सही है, गलत है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर्या। तीसरा, तीसरा सही है, यानी स्वर्ण धन आब। और चौथा आब का फिर मतलब? आब, आब का कोई मतलब? आब का मतलब होता है चमक, आभा जो होता है वो होता है चमक। और चौथा क्या कह रहा है? अंत्य धन अक्षरी, अंत्याधन अक्षरी कह रहा है, तो ये तो क्या है? अंत्य धन अक्षरी होता तो गलत, यानी अंत्या लिखा है, अंत्या की जगह क्या होना चाहिए था? अंत्य होना चाहिए। अंत्य का शाब्दिक अर्थ होता है नीच, है ना? या, और यहाँ आर्या नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? आर्य। यहाँ खगा नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह क्या होता है? खग। खग होता, आर्य होता, अंत। ये लिखा है स्वर्ण धन आप, तो क्या हो गया? स्वर्णाप। तो ये सही है। इसमें शुद्ध पूछा है आपको थोड़ा। इसमें देखो, इसको जोड़ के बताओ, देखो, देवधन ईश, देव है और ईश है,
तो इधर से व में क्या है अ, और इधर क्या है ई। तो अ और आ के साथ जब ई या ई जुड़ती है तो बनता क्या है, ए बनता है। आ के साथ ई या ई जुड़ी तो क्या बनेगा, ए। और ए स्वर है तो किसमें बदलता है, मात्रा में। तो एक ही मात्रा है, कौन सा सही हुआ, देवधन ईश देवेश, क्या बनेगा, देवेश। ये थर्ड है ना विकल्प, तो इसमें तीसरा सही कर देना, देवेश। संधि कौन सी हो जाएगी, देवेश कौन सी शब्दी का संधि का शब्द है, ए बन रहा है। ए कौन सी संधि में बनता है, गुण संधि में, क्योंकि ए ओ अर गुण संधि में बनता है। चलो इसमें देखो, प्राप्तोदक क्या करोगे, इसमें मात्रा किसकी दिखाई दे रही है, ओ की। ओ कौन सी संधि में बनता है, बताओ, तो गुण संधि में, ठीक है। अच्छा इसमें समास पूछे तो समास कौन सा है, इसमें संधि भी है, इसमें समास भी है। प्राप्तोदक में कौन सा समास है, कल करवाया था ये प्रश्न मैंने, बताओ। मैं कल, उदक का मतलब जल होता है, मैंने क्या कहा था, उदक यानी जल। तो उदक को प्राप्त, प्राप्त यानी पाना। जब उत्तर पद क्रिया हो, पूर्व पद कर्म हो, और क्रिया से कर्म प्रभावित होता है तो विभक्ति कौन सी आती है, को। हाँ तो इसमें समास कौन सा करोगे, कर्म तत्पुरुष समास। समास पूछे तो कर्म तत्पुरुष, संधि पूछे तो कौन सी, गुण संधि, और विच्छेद पूछे तो क्या करोगे, प्राप्त धन उदक। क्योंकि प्राप्त में से अ आया और सामने क्या बैठा, उ। अ या आ के साथ उ या उ जुड़ता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। और ओ स्वर है तो मात्रा में बदलता है, और इसी ओ की मात्रा से ये जुड़ा हो, ठीक है। अंतिम देखो, प्राणोत्सर्ग क्या करोगे, इसमें क्या बन रहा है, ओ ही बन रहा है नहीं भाई, ओ कौन सी संधि में बन रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, गुण संधि का। ओ किसमें बनता है, गुण संधि में। तो प्राण धन क्या हो जाएगा, क्योंकि अणा में से अ आया, सामने क्या बैठा है, उ, तो मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ओ से जुड़ा। तो प्राण धन उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, ठीक है। ये और देख लो एक, न धन इति क्या बनेगा, नेति। इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें भी ए बन रहा है। तो ए बन रहा है तो कौन सी संधि में ए बनता है, गुण संधि में। इसमें उपसर्ग पूछे तो क्या बताओगे, न। इति का मतलब होता है समाप्ति, और इति का विलोम पूछ ले, ध्यान रखना। तो इति का विलोम होता है अथ। अथ और इति ये दोनों क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो विलोम की दृष्टि से भी ध्यान रखना, उपसर्ग की दृष्टि से भी ध्यान रखना, और संधि की दृष्टि से। इसमें मध्वाचार जन संधि, क्योंकि वह से पहले आधा दिख रहा है तो इसका मतलब संधि हो गई यण। क्या होगा, विच्छेद। हाँ इसका विच्छेद क्या करोगे, मधुधन आचार्य हो जाएगा, मध्वाचार्य। इधर से क्या आ गया, उ, सामने क्या बैठा, आ। उ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, वह। और ये आ है तो आ की मात्रा, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इस वा से जुड़ा हुआ। अजंत, है ना, ये व्यंजन संधि का आ गया है, स्वर का नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि वाले अपन बाद में लेंगे, व्यंजन संधि के साथ सूत्रों के साथ समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इतना ध्यान रखें, बाकी के अपन व्यंजन संधि कर लें, कल की क्लास में व्यंजन संधि के ले लेंगे। आज सारे कौन से थे, स्वर संधि के।